जिस देश में अनंत अंबानी के वंतारा को वन्य जीवों को बचाने का दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बताया जा रहा है, उसी देश में बाघों की संख्या खतरनाक स्तर तक कम होती जा रही है। इसके लिए सिर्फ प्राकृतिक वजहें ही जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि एक संगठित तस्करी नेटवर्क की साजिश बड़ी वजह है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक विशेष जांच में खुलासा हुआ है कि इस नेटवर्क ने 2022 से अब तक 100 से लेकर अनगिनत बाघों को मार दिया है। इस नेटवर्क ने डिजिटल भुगतान, हवाला फंड्स और नेपाल म्यांमार की अलग अलग सप्लाई लाइनों का इस्तेमाल कर पूरे देश में अपना जाल फैलाया है। रिपोर्ट के अनुसार 5 राज्यों के जांचकर्ताओं, 4 केंद्रीय एजेंसियों और इंटरपोल की संयुक्त कार्रवाई में इस साल अब तक दर्जनों गिरफ्तारियां हुई हैं। पुराने तौर तरीकों वाले शिकारियों की छवि अब पुरानी हो चुकी है। पहले जहां गरीब शिकारी, बस्तियों में सौदे तय करने वाले दलाल और छोटे शहरों के तस्करी से जुड़े लोग पॉलिथीन की थैलियों में बाघों की खाल और हड्डियां ट्रेन बसों से ले जाते थे, वहीं अब यह नेटवर्क तेज, चुस्त और तकनीक संपन्न हो गया है। द इंडियन एक्सप्रेस ने गिरफ्तारी रिकॉर्ड, कोर्ट दस्तावेज और वन अधिकारियों, जांचकर्ताओं व पूर्व शिकारियों से बातचीत के आधार पर पाया कि इस नेटवर्क में मध्यस्थों की संख्या कम कर दी गई है। पहले शिकारी रह चुके कई लोग अब मुखबिर बन गए हैं। इसके बजाय किराए के ट्रांसपोर्टरों का सहारा लिया जा रहा है, जिसमें जोखिम कम है और माल को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। नशीले पदार्थों और हथियारों के सिंडिकेट्स के साथ गठजोड़ ने इसे और खतरनाक बना दिया है। अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के वन अधिकारियों और केंद्र की वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो यानी WCCB की चल रही जांच में पिछले 7 हफ्तों में 1 दर्जन से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। यह नेटवर्क मुख्य रूप से म्यांमार सीमा के जरिए काम करता है। केंद्रीय जांच ब्यूरो और राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI अलग अलग सुरागों पर काम कर रहे हैं। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ED को धन के लेन देन की जांच के लिए शामिल किया गया है। अखबार ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी है कि कोविड के बाद के वर्षों में 7.5 से 8 करोड़ रुपए के भुगतान का पता चला है। जांच में शामिल एक वरिष्ठ अधिकारी ने अखबार को बताया है कि यह 8 से 12 लाख रुपए प्रति बाघ के हिसाब से करीब 90 बाघों की हत्या को दिखाता है। नेपाल तिब्बत मार्ग और अन्य तस्करी के मार्गों को भी जोड़ लें तो कुल नुकसान 100 से लेकर अनगिनत तक हो सकता है। इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के गैरबाग जंगलों से तेंदुए की खाल और हड्डियों का व्यापार शामिल नहीं है। भारत के 58 टाइगर रिजर्व में से सिर्फ 8 में 100 या उससे ज्यादा बाघ हैं। 2022 के ताजा राष्ट्रीय अनुमान के अनुसार देश में कुल 3,682 बाघ हैं। अखबार ने इस नुकसान की गंभीरता को समझने के लिए राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व की मिसाल दी है। यह इस जांच के दायरे से बाहर है। कोविड के बाद से रणथंभौर से 40 बाघ लापता हैं। वन्यजीव जीव विज्ञानी डॉ धर्मेंद्र खांडल के अनुसार इनमें से आधे 14 नर और 6 मादा के गायब होने का कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला। उन्होंने कहा कि बुढ़ापा, प्रजातियों के बीच प्रतिस्पर्धा और अंतर प्रजाति संघर्ष से करीब 20 बाघ मरे। बाकी कहां गए पता नहीं। उन्होंने बताया कि 2021 में राज्य ने रणथंभौर के आसपास की सामुदायिक निगरानी योजना बंद कर दी थी। संगठित तस्करी नेटवर्क के खुलासे ने वन्य जीव संरक्षण के लिए लागू किए जाने वाले सिस्टम की खामियों को भी उजागर कर दिया है। सालों से टाइगर सेंसस पर निर्भर यह सिस्टम और कई अवैध शिकार विरोधी NGO ढीले पड़ गए हैं और उस तरह की अब सतर्कता नहीं बरती जा रही है। रिकॉर्ड बताते हैं कि इस सिंडिकेट के 2 प्रमुख नेताओं सोनू सिंह बावरिया को जुलाई 2023 में महाराष्ट्र से और अजीत सियालाल परधी को जुलाई 2024 में मध्य प्रदेश से संदिग्ध शिकार के लिए गिरफ्तार किया गया था, लेकिन दोनों जमानत पर छूट गए। महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ वन अधिकारी ने कहा, जमानत पर छूटने के बाद अजीत रडार से गायब हो गया। सोनू को 6 महीने तक कई एजेंसियां ट्रैक कर रही थीं, फिर भी वह सबको चकमा देता रहा। कभी कभी वह मुखबिर बनकर प्रतिस्पर्धियों को खत्म करता था। वन्य जीव अपराध से निपटने के लिए WCCB नाम की विशेष इकाई है। अगस्त 2022 से IPS अधिकारी तिलोत्तमा वर्मा के जाने के बाद इसके पास कोई समर्पित प्रमुख नहीं है। WCCB के संयुक्त निदेशक डॉ मनोज कुमार ने जवाब नहीं दिया। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के प्रमुख GYS भारद्वाज ने कहा, पिछले कुछ हफ्तों में हमने सक्रिय कदम उठाए हैं। एक बहु एजेंसी विशेष जांच समूह बनाया गया है और NTCA रोजाना राज्यों के साथ जांच को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए काम कर रही है। द इंडियन एक्सप्रेस ने नागपुर के सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि ये शिकारी पीढ़ियों से इस धंधे में हैं, लेकिन ये अपने पिता की तरह मध्यस्थों पर निर्भर नहीं है। सूत्र ने कहा, वे इंटरनेट के जानकार हैं, सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, कम पढ़े लिखे होने के बावजूद बैंक खाते चलाना, ऑनलाइन भुगतान ट्रैक करना और फ्लाइट टिकट बुक करना उनके लिए आसान है। एक जांचकर्ता ने बताया, उन्होंने मध्यस्थों को ट्रांसपोर्ट सेवाओं से बदल दिया। खाल और हड्डियां पूर्वोत्तर तक ले जाने के बजाय वे भंडारण सुविधा वाले ट्रांसपोर्टर से माल बुक करते हैं, फिर ट्रेन या फ्लाइट से गुवाहाटी पहुंचते हैं, सामान लेते हैं, शिलांग जाते हैं और डिलीवरी करते हैं। रिकॉर्ड और अधिकारियों के साक्षात्कार से पता चलता है कि यह तस्करी का यह वर्टिकल रूट कोविड के बाद शुरू हुआ, जब हरियाणा के पिंजौर से सोनू बावरिया और मध्य प्रदेश के कटनी से अजीत परधी ने हाथ मिलाया। सोनू कुशल समन्वयक था, जबकि अजीत का कबीला जॉ ट्रैप में माहिर था। यह गठजोड़ मेघालय और मिजोरम के मध्यस्थों के जरिए म्यांमार तक बाघों के अंग पहुंचाता था, जहां से वे चीन के रुइली व्यापार केंद्र, वियतनाम के हेकोसीमा या लाओस के मैंगला सीमा तक जाते थे।
हवाला के जरिए मेघालय और मिजोरम से पैसा 13 अन्य राज्यों असम, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर तक पहुंचा। उत्तरी राज्यों से माल पारंपरिक नेपाल मार्ग से जाता था। यह भी गौर करने वाली बात है कि भारत में बाघों को बचाया नहीं जा रहा है और दुनिया भर से वन्य जीवों को भारत लाया जा रहा है। पीएम मोदी ने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चीता के तहत कई कदम उठाए। केंद्र सरकार ने देश में चीतों को बसाने की कोशिशों के तहत दक्षिण अफ्रीका से 12 और नामीबिया से 8 चीते भारत मंगाए थे। उसमें से कई चीतों की मौत हो गई। पीएम मोदी ने हाल ही में वनतारा का दौरा किया था। इसको वन्य जीवों को बचाने का दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बताया जा रहा है और दुनिया भर से जीवों को वनतारा लाया जा रहा है। वनतारा हाल में वनतारा सुर्खियों में रहा है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट देश में वन्य जीवों की तस्करी पर कई सवाल उठाती है। ये जांच न सिर्फ बाघों के संरक्षण के लिए खतरे को उजागर करती है, बल्कि सिस्टम की कमियों और तस्करी के नए तरीकों पर भी सवाल उठाती है। क्या यह नेटवर्क पूरी तरह खत्म होगा या यह फिर से नए रूप में उभरेगा? जवाब जांच के नतीजों और सख्त कदमों पर निर्भर है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.